हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये उस्ताद। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया और टैक्सेशन इन इंडिया। ये उन सब एस्पिरेंट्स के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, जो किसी भी जो है जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके सिलेबस में लिखा है इकोनॉमी ऑफ इंडिया या इंडियन इकोनॉमी। तो या अगर डायरेक्टली आपके सिलेबस में कहीं पे लिखा है द टैक्सेशन ऑफ इंडिया या टैक्सेशन इन 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 इंडिया, तो ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द इनकम टैक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया। Income tax is direct and proportional, indirect and proportional, direct and progressive, indirect and progressive। तो क्या है इनडायरेक्ट टैक्स? अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा होगा या डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इनकम टैक्स क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव है। अब ये डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव, इसकी क्या मीनिंग है, प्रोपोर्शनल की क्या मीनिंग है, रेग्रेसिव की क्या मीनिंग है, इनडायरेक्ट की क्या मीनिंग है, वो हम आगे चल के आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। उससे पहले डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट टैक्स उस चीज़ को कहते हैं जो एक इंडिविजुअल डायरेक्टली या कोई ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये शिफ्ट नहीं किया जा सकता, यानी ये मुझे भरना है, सिर्फ मुझे भरना है। ये मैं ऐसा नहीं कह सकता मैंने बैंक को पैसे दिए हैं वो मेरे बदले भरेगा, नहीं। ये जो है इंडिविजुअल को ही भरना पड़ता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को ही भरना पड़ता है। ये जो है आप ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो इसमें डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन सा आता है? इनकम टैक्स आता है, टैक्स ऑन एसेट आता है, गिफ्ट टैक्स आता है, कैपिटल गेन्स टैक्स आता है। ये कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है आपको आगे चल के बताऊंगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज़ होती है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो आप खुद नहीं देते गवर्नमेंट को। आप तो भरते हैं लेकिन डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को नहीं देते। तो ये कौन सी चीज़ है? ये कैसे देते हैं आप? जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी शॉप पे गए, आपने 1000 की चीज़ ले ली, वहाँ से जो है आपने वो उसका ओरिजिनल जो है से वो कुछ भी उसकी कीमत हो, आपको कुछ नहीं पता उसको, तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो आपने जो है टैक्स वैक्स लेके उसको दे दिया। अब आपको नहीं पता आपने टैक्स कितना दिया, जो है कितना नहीं दिया। लेकिन आपके बदले वो दुकानदार जो है आगे जब बिलिंग उसकी चेक होगी, जब वो अपना जीएसटी पे करेगा, तो उसमें जो है जो आपसे लिया गया टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को देगा। तो ये इस तरह से ये वाला टैक्स जो है इसे इनडायरेक्ट टैक्स इसीलिए कहा जाता है। इसमें कौन सा आता है? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो जिसकी मैंने आपको ये जो है एग्जांपल बताई, और बाकी दूसरे किस्म के टैक्सेस भी इसमें आते हैं, जिसमें कोई इंटरमीडियरी होता है आपके हमारे और गवर्नमेंट के दरमियान, जो हमारा टैक्स कलेक्ट करता है और हमारे बदले जो है गवर्नमेंट को देता है, कंज्यूमर के बदले। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क क्या है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो है नॉन ट्रांसफरेबल है। जैसे मैंने अभी कहा, वो मुझे मेरी इनकम पे था, से मुझे 30,000 भरने थे या 10,000 भरने थे, वो मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिया जब मेरी सैलरी आई। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ट्रांसफरेबल है। जैसे अभी मैंने दुकानदार की एग्जांपल दे दी, वो आपने नहीं दी, वो उस दुकानदार ने दी। या अगर उसने नहीं भरी है तो उससे पहले का जो दुकानदार होगा, अगर उसके पास जीएसटी नहीं है, उससे पहले का जो दुकानदार होगा या जो डीलर है, उसने जीएसटी ज़रूर इस चीज़ का भरा होगा। तो ये ट्रांसफरेबल है, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। दूसरा जो है, जो डायरेक्ट टैक्स की लिएबिलिटी टू पे है वो शिफ्ट नहीं होती है, और इनडायरेक्ट टैक्स की लिएबिलिटी टू पे बिल्कुल होती है। वो जो है आप दूसरे को, वो दूसरा भी आपके बदले पे किया कर सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस और सेस इज लीव्ड बाय द स्टेट्स? कौन सा टैक्स या सेस स्टेट लेवी करते हैं? टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स, टैक्स ऑन होटल्स, एजुकेशनल सेस या टैक्स ऑन वेल्थ? कौन सा टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट? अब अगर आपने 7 शेड्यूल पढ़ा होगा तो उसमें जो है जो आइटम्स हैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट है, उसमें जो है टैक्सेबल कुछ टैक्स से रिलेटेड कुछ आइटम्स हैं,
तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन स्टेट लेवी करता है और कौन सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको इधर उधर गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने वाला हूँ कि जो स्टेट कौन लेवी करता है और यूनियन गवर्नमेंट कौन लेवी करता है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। जो टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स है वो स्टेट्स लेवी करते हैं। अब लेवी करना क्या हुआ वो भी आपको बताता हूँ आगे चलकर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये जो है कौन कौन से टैक्स लेवी करती है? कस्टम्स ड्यूटी, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू लेवी टैक्स, टू लेवी इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। ये देखना यहाँ पे, ये याद रखना है, इनकम टैक्स तो करता है लेकिन किस इनकम पे? एग्रीकल्चरल इनकम। प्रोफेशनल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटी या लैंड रेवेन्यू एंड स्टैंप ड्यूटी, ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी। बाकी जो कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी ही करती है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इंडिकेटेड बाय लैफर करू? अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और अगर आपने लैफर करू नहीं पढ़ा है तो आप जो है कुछ मिसिंग कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे कर्व्स हैं, तो पहले हम ये करेंगे इस वीडियो में। अगर कुछ मिस होता है वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर होगा। तो लैफर करू क्या, किस चीज़ की रिलेशनशिप जो है इंडिकेट करता है? रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल इन डिफरेंट स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन। The above is a certain tax rate, and an increase in tax rate causes reduction in tax revenue. A positive relationship between tax revenue and public expenditure. A negative relationship between high rates of income tax and the people in tax net. देखिए जो लेफर करू होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है रिलेशनशिप बिटवीन, पहले इसका आंसर बताएं फिर लेफर करू के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसका आंसर है बी। इट इज़ एन, ये बताता है एन इंक्रीज इन टैक्स रेट, एन इंक्रीज इन टैक्स रेट causes reduction in tax revenue, an increase in tax rate causes reduction in tax revenue। ये याद रखना, इसका ये जो है लेफर करू का मतलब और मकसद ही यही है। जितना हम टैक्स रेट इंक्रीज करेंगे उतना टैक्स रेवेन्यू कम होगा। ये कैसे होगा आपको भी बताते हैं, समझाते हैं। ये है लेफर करू। देखिए जब हम यहाँ पे अगर आप देखते हो ये वाला पोर्शन है, ये टैक्स रेवेन्यू है, ये टैक्स रेवेन्यू है, ये 0 है, ये 100 है से, और ये टैक्स रेट है, ये से 0% है, 10%, 30% और यहाँ 100%। तो जब हम टैक्स रेट इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम टैक्स रेट यहाँ से यहाँ तक 0 से 30 तक बढ़ाते हैं, तो यहाँ तक क्या होता है कि टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। जितना टैक्स रेट इंक्रीज होती है उतना टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। एक रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग पॉइंट होता है, रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट। यहाँ तक जो है टैक्स रेट इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब हम से ये 30% टैक्स रेट है, अगर हमने यहाँ 30% टैक्स रेट 30% तक टैक्स लगाया तो हमें मैक्सिमम जो रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन अब हम सोचेंगे हम और टैक्स रेट बढ़ाएंगे और इनकम जो है जनरेट करेंगे, टैक्स रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इससे अब हमने 30 से 40 कर दिया, लेकिन अब ये जो है यहाँ से नीचे आएगी इनकम, टैक्स रेवेन्यू जो है वो नीचे आएगा। अगर हम और इंक्रीज करेंगे और नीचे आएगा। जब हम 70 पे पहुंचेंगे तो ये बिल्कुल जो है बिल्कुल डिक्लाइनिंग रेट होगी और 100 पे बिल्कुल 0 होगा। तो कॉमन सेंस है, अगर आपको भी कोई 100% टैक्स रेट लगा दे, 100% मीन जितना आप कमा रहे हो उतना आपको देना। आप 100 रुपये कमा रहे हो, आपको 100 रुपये टैक्स देना होगा। तो आप सोचोगे मैं कमाऊँ ही क्यों। और अगर आपसे कम लिया जा रहा है तो आप सोचोगे चलो अगर मैं 10% टैक्स भी देता हूँ तो कोई टेंशन नहीं है, 90 मुझे बचते हैं। तो इस तरह से जो है ये लेफर करू की रिलेशनशिप दिखाता है टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के दरमियान। ये आपसे पूछा जाएगा अगर आपके एग्जाम में जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है, एक छोटी लाइन में लिखा होगा इंडियन इकोनॉमी या जनरल नॉलेज लिखा होगा, या टैक्स, ये जो है टैक्सेशन इन इंडिया सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया होगा, या कुछ भी होगा इससे रिलेटेड, तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ये कर वो आज बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए लेफर करो states that if the tax rates are increased above a certain level, then the tax revenues can actually fall because higher tax rates discourage people from working। जैसा कि अभी मैंने कहा, आप बोलेंगे यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, 100 रुपये कमा रहा हूँ और उसमें से मैं 70 या 80 या 90 रुपये गवर्नमेंट को दूंगा, क्यों दूँ? इससे बेहतर है कि मैं काम ही ना करूँ। सो द करो इज यूज टू इलस्ट्रेट Laffer's argument that sometimes cutting tax rate can increase total टैक्स रेवेन्यू। यानी इसका मकसद क्या था लेफर्स आर्गूमेंट का, कि ये कहता था कि जब हम टैक्स रेट कभी कभी डिक्रीज करते हैं, हमें लगता है कि अब जो है टैक्स हमारा रेवेन्यू कम होगा, लेकिन उससे क्या है कि इंक्रीज भी हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो कॉरपोरेशन टैक्स इज, या कॉरपोरेट टैक्स भी इसको कहते हैं, इज ए डायरेक्ट टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉरपोरेट टैक्स? कॉरपोरेट टैक्स के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है? इट इज लेवीड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, इट इज लेवीड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स, it is levied by the union and shared between union and the states, it is levied by union and belongs exclusively। ठीक है ना? तो अब अगर आपको ने अभी ध्यान दिया होगा, मैंने आपसे अभी कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स कौन लेवी करता है। अब इसकी अब यहाँ पे बारी आती है, अब इसको कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कौन करता है। देखिए लेवी करना अलग चीज़ है, कलेक्ट करना अलग चीज़ है, अप्रोप्रिएट करना अलग चीज़ है। वो थोड़ी सी मैं जल्दी में आपको ये लेवी, कलेक्शन और अप्रोप्रिएशन के लिए थोड़ी सी डिफरेंस बताता हूँ। देखिए लेवी करना ऐसा हुआ, मैं गवर्नमेंट हूँ और मैं बताता हूँ कि आज के बाद 10% टैक्स रेट लगेगी हर इंसान पे, हर इंसान को 10% टैक्स रेट। तो मैंने लेवी किया टैक्स, मैंने लेवी किया। अब जो है कलेक्शन की बारी आई, जब अब जो है मैंने दो और जो है अपने आदमी रखे, उनको मैं कलेक्ट करने भेज रहा हूँ, जाओ जो मैंने 10% का टैक्स रेट लगाया, जाओ वो कलेक्ट करके आओ। ठीक है ना? अब जब वो कलेक्ट को, ये हो गया कलेक्ट करना, पहला हो गया लेवी करना, दूसरा होगा कलेक्ट करना, अब तीसरा हो गया अप्रोप्रिएशन। तो अप्रोप्रिएशन जब उन्होंने टैक्स कलेक्ट करके लाया, से 100 रुपीज़ कलेक्ट करके लाया, अब जो मैं तो लिविंग अथॉरिटी था, अब लेकिन जो है हो सकता है मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी हो या हमने पहले कोई एग्रीमेंट किया हो, जो पैसा ये 10% का जो पैसा जितना भी रेवेन्यू आएगा, वो जो है मैं और मेरे साथ जो पार्टनर है फला फला फला, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20%, 40% या कुछ भी परसेंटेज जो हमने आपस में डिसाइड की हो। मैं 20% रखूँगा, आप 40% रखो या आप 80% रखो, ऐसा कुछ। तो इसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन। तो सेंट्रल और स्टेट्स में कुछ ऐसा ही होता है। देखिए यूनियन गवर्नमेंट कभी एक लेवी कोई गवर्नमेंट करती है, कलेक्ट कोई गवर्नमेंट कर सकती है, और अप्रोप्रिएशन कोई और कर सकता है। ये थोड़ी सी डिफरेंस थी कलेक्शन और ये जो है अप्रोप्रिएशन और लिविंग के दरमियान। तो यहाँ पे है कॉर्पोरेशन टैक्स का, हम देखते हैं। तो इसका आंसर भी है, आंसर है इट इज़ लेविड बाय द यूनियन एंड शेयर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। देखिए ये तो लेवी तो यूनियन करेगा, लेकिन शेयर कौन कर, शेयर होता है ये किस किस के दरमियान, यूनियन और स्टेट्स के दरमियान। तो अब जो है कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर जो है पढ़ लीजिए। Also known as corporation tax या corporate tax is the tax imposed by the government of India on net income or profit that corporate enterprises make from their businesses। यानी एक कॉर्पोरेट जो टैक्स जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, जो उसका टोटल जो है प्रॉफिट कलेक्ट करता है, उस पे टैक्स लगता है, उस पे जो टैक्स लगता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। इट इज़ द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द नेट इनकम ऑफ ए कंपनी। अब कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है, ये भी पता कर लो। और द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड द कॉर्पोरेट टैक्स रेट फ्रॉम 30% to 20% फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज एंड from 25% to 15% to the new manufacturing companies for the financial year 2021। ये इसका जो है करंट अफेयर के रिलेटेड थोड़े से फैक्ट्स थे कि जो पहले 30% होता था, कौन सा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो होता था 30%, वो अब जो नई ये 2020 में एक अमेंडमेंट लाई गई है इनकम टैक्स एक्ट में, टैक्सेशन एक्ट में। तो उस अमेंडमेंट के बाद जो है अब जो हमारी मेक इन इंडिया स्कीम थी, उसको ग्रोथ देने के लिए
तो अगर हम टैक्स ये जो है कम करेंगे तो बाहर से ज़्यादा कंपनियां या नई कंपनियां ज़्यादा जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। तो जो है ये टैक्स कम किया गया फ्रॉम 30 to 20%, 22% और 15% नई इंट्रेंट्स के लिए 2021 में। तो नए क्वेश्चन पे, टैक्सेशन इज द मीन्स, टैक्सेशन इज ए मीन्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम अमंग वेरियस क्लासेस। ये तो पता ही है आपको कि जो टैक्सेशन किस लिए किया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये इसका बेसिक मकसद है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स कैन बी बेस्ट ब्रॉट थ्रू, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स कैसे की जा सकती है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड बाय द प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद द रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तो रिग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, रिग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। अब जो है आपको आंसर तो मैं बता दूंगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि कैसे बेस्ट कैसे की जा सकती है, वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। अब ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है और रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर क्या है, ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव अगर आपको नहीं पता है तो आगे चलकर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव ये मामूली चीज़ें हैं टैक्सेशन में, तो पता चल गई तो कुछ नहीं है, नहीं पता है तो बहुत कुछ है। तो ये जो रिग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स किस, देखिए रिग्रेसिव टैक्स कौन सा टैक्स है? ये है जब आपकी इनकम टैक्स, जब जितनी इनकम इंक्रीज होगी उतना जो है टैक्स डिक्रीज होगा, इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। फॉर एग्जांपल अगर किसी की इनकम 5 लाख है तो उसको ज़्यादा टैक्स लगेगा, अगर किसी को से इसको 30% टैक्स लगेगा। अगर किसी की इनकम जो है 10 लाख है तो इसको 20% टैक्स लगेगा। अगर किसी की इनकम 30 लाख है तो उसको 15% या 10% टैक्स लगेगा। अगर किसी की इनकम 50 लाख है उसको सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। इस तरह, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको जो है रिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होगी एक यहाँ पे इकोनॉमी में, उतनी वहाँ टैक्स रेट डिक्रीज होती है, इसे रिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। ये इंडिया में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में है, सेल्स टैक्स या सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इनमें है। तो इनकम में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है। तो ये क्या है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? इन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन द टैक्स लेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंडिविजुअल और एंटिटी इनकम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी उतना जो है टैक्स रेट इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी की इनकम 5 लाख है उसको 5% टैक्स देना है, किसी की इनकम 10 लाख है उसको अब 10% देना है, किसी की इनकम 20 लाख है उसको 15%, किसी की इनकम 30 लाख उसको 25%, किसी की 50 लाख उसको 30%। जितनी इनकम उतना टैक्स, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो अब है प्रोपोर्शनल टैक्स। ये क्या है? ये है एक फ्लैट एक फ्लैट टैक्स रेट से मैंने आपकी इनकम 5 लाख हो या 50 लाख, आपको 10% देना है, तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। इन दिस टैक्स ए फ्लैट टैक्स इज लेविड रिगार्डलेस ऑफ द इनकम ऑफ वेल्थ। One example of corporation tax in India whereby the government charges a flat tax rate of 30%। अब यहाँ पे 30% लिखा है, लेकिन अभी जो मैंने कहा वो सिर्फ 22% अब है on the income earned by the companies in India। प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात क्या थी? एक्सपेंडिचर की बात थी, तो एक्सपेंडिचर की बात में हम ये समझाते हैं कि प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर क्या होता है। इफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीजेज with the increase in income of the people, then it is called a regressive tax, regressive expenditure। समझ आई बात? यानी अगर गवर्नमेंट जो है अपनी स्पेंडिंग डिक्रीज करता है, किसके हिसाब से? जितने लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, और अब जो है अब गवर्नमेंट सोचता है अब मुझे ये जो है एक्सपेंडिचर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। जितनी इनकम इंक्रीज उतना एक्सपेंडिचर डिक्रीज, उसे कहते हैं रिग्रेसिव। इफ़ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेज विद द इनकम, अब गवर्नमेंट अगर जो है अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करता है, जितनी लोगों की इनकम, अगर यहाँ पे लोगों की इनकम इंक्रीज होने लगी तो गवर्नमेंट भी अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने लगता है, तो इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। ये आपको सिर्फ याद रखना है, आपको ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी विल डिसाइड द टैक्स रेट्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अंडर जीएसटी रिजीम। अगर आपने जीएसटी रिजीम नहीं पढ़ा है, आप कोई भी एग्जाम में जाने वाले हैं, तो आप बहुत गलती कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये नया टैक्स है, ये आप करंट अफेयर में भी मान सकते हैं, ये करंट अफेयर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये जो है जो 70 साल में पहली बार इसी इतना बड़ा टैक्स ये जो है रिफॉर्म हुआ है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़ के जाइए। और अगर मैं भी आपको जो है सजेस्ट करूँगा कि आप जीएसटी को थोड़ा सा पढ़ लें। तो जीएसटी के बारे में अभी ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी विल डिसाइड द टैक्स रेट। टैक्स रेट कौन डिसाइड करता है जीएसटी में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल, कौन करता होगा? अंदाज़ा लगाओ, अंदाज़ा लगा कौन करता होगा। ये जो है जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना। कौन से आर्टिकल से जीएसटी काउंसिल बना, किस आर्टिकल के अंडर जीएसटी काउंसिल बना, किस आर्टिकल के अंडर जीएसटी काउंसिल बना, आप ज़रूर पता कर लेना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है। आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, बी इट क्लास फोर्थ। अगर आप क्लास फोर्थ या आईएएस के लिए जा रहे हैं और अगर आपको ये नहीं पता कि जीएसटी काउंसिल या जीएसटी जो है, जीएसटी का या आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके लिए होमवर्क है। जो जीएसटी एक्ट लाया गया, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ी। कौन सी अमेंडमेंट थी ये? 100th या 101st या 102nd या 120th, 111th, ये कौन सी अमेंडमेंट थी? आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को पता है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखे। अगर आपको नहीं पता है, गूगल करके मुझे कमेंट्स में लिख लेना कि देखिए इससे क्या है कि मैं आपको कमेंट करने के लिए या ऐसे करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप कहीं पे भी लिखते हैं ना, आप कमेंट मत कीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, तो आपको याद रहेगा। अगर आपने नहीं लिखा, कहीं पे सिर्फ पढ़ा, तो आपको याद रहने की कम चांसेस हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिलेशन टू जीएसटी। जीएसटी के रिलेटेड कौन कौन सी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें देखना है, करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। The service provider can avail input credit on service only. The goods trader can avail input credit on goods. The service provider can claim input credit on goods used for personal consumption. या the service provider can avail input credit on service as well as the goods. अब ये सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर कोई भी जो कोई गुड या सर्विसेज सेल करता है। तो अब जो है हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत। देखिए, अगर आपको इनपुट क्रेडिट अभी तक पता नहीं है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट क्रेडिट टैक्स। अगर आपको अभी तक पता नहीं है, आपको बिल्कुल इजीली बताऊंगा, आप अभी समझ जाओगे कि क्या है। पहले हम इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम बताता हूँ ये क्या चीज़ होता है। क्योंकि देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ना, पहले ये इसके आंसर की बात करते हैं कि हमें बताना था कि कौन सा जीएसटी के रिलेटेड स्टेटमेंट करेक्ट था। तो करेक्ट है कि द सर्विस प्रोवाइडर कैन अवेल इनपुट क्रेडिट ऑन सर्विसेज एज वेल एज गुड्स। अब पहले आप ये याद रख लो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो सर्विसेज एज वेल एज गुड्स पे अवेल किया जा सकता है, गुड्स और सर्विसेज दोनों पर अवेल किया जा सकता है। ये अगर पहले आप ये याद रख लो। अब हम ये पता करने की कोशिश करेंगे ये इनपुट क्रेडिट क्या चीज़ है। देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC क्या है? It is the tax that a business pays on the purchase that it can use to reduce its tax liability when it makes a sale. In simple terms, input credit means at the time of paying tax on output, you can reduce the tax you have already paid on inputs and pay the balance amount. समझ आई बात? अगर नहीं आई समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ, और मैं धागा लाता हूँ, मैं एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं धागे लाता हूँ। जब मैं धागे लाऊंगा तो उस पर भी टैक्स लगता है। मैंने अगर 1000 रुपये का कोई चीज़ लाया या 10,000 की कोई चीज़ लाई, उस पर मैंने 500 रुपये टैक्स दिया। अब मैं उसको प्रोसेस करूंगा, उसका वैल्यू एडिशन करूंगा, और मैं वही चीज़ जो मैंने 10,000 की लाई थी, अब मैं उसे 15,000 का बेच रहा हूँ। लेकिन अब उस पर टैक्स लग रहा है, अब उस पर टैक्स लग रहा है
1500। लेकिन अगर आप याद करेंगे मैंने उस पर ऑलरेडी टैक्स 500 दिया था। अब अगर मैं और 1500 दूं दैट मीन इस पर टोटल टैक्स 2000 हो गया, लेकिन लगना चाहिए 1500 टोटल। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ये जो है आपको बीच में आता है। तो जो मैंने पहले दिया था, मैंने पहले दिया था 500, अब मुझे और सिर्फ 1000 देना है, मेरा जो है माना जाएगा कि इसने 1500 दे दिया। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रखी है नीचे, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से समझिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या चीज़ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेविंग, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी इज करेक्ट। देखिए कस्टम्स ड्यूटी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। The union levies, collects and distributes the proceeds of the customs duty between itself and the states. The union levies, collects and keeps all the proceeds. Proceeds means ये अगर आपको proceeds समझ नहीं आता, proceeds होता है amount of ये जो है टैक्स। प्रोसीड्स होता है से मैंने 10% का टैक्स लगा दिया और वहाँ मुझे 10% लगाने से मुझे 1000 रुपये जमा होता है, तो उस 1000 को हम प्रोसीड्स कहेंगे। वो प्रोसीड्स में जो आता है, प्रोसीड्स में जो मुझे खर्चा लगा उसको कलेक्ट करने में, जो मुझे खर्चा लगा से मैंने उसके लिए एक आदमी रखा था, 1 महीने की तनख्वाह मैंने उसको दे दी और उसने मुझे 10,000 रुपये कलेक्ट करके दिए टैक्स। तो मैंने उसको तनख्वाह दे दी थी 1000 रुपये। तो अब जो है मुझे कितना बचा, 10,000 में से 9,000। अब 9,000 मेरे प्रोसीड्स हुए जो मुझे आगे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 10,000 जो थे लेकिन उसमें से खर्चा आया, वो निकाल के जो होता है वो प्रोसीड्स कहा जाता है। तो आप प्रोसीड अब आप समझे होंगे। तो द यूनियन लेवीज, कलेक्ट्स एंड कीप्स ऑल द प्रोसीड्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटी टू इटसेल्फ। द यूनियन लेवीज कलेक्ट्स द टैक्स but all the proceeds are distributed among the states. Only the surcharge levied on customs duty is shared between the union and the states. देखिए अगर आपको पता नहीं है कस्टम ड्यूटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी ज़रूर, अगर आप कभी एयरपोर्ट गए होंगे तो आपको पता होगा कस्टम ड्यूटी क्या चीज़ है, या अगर आप एयरपोर्ट से आए होंगे किसी जगह से तो आपको पता होगा। तो आंसर होगा इसका द यूनियन लेवीज, collects and distributes the proceeds of custom duty between itself and the states। देखो यूनियन लेवी करता है, कलेक्ट करता है, ये तो खुद ही लेवी करता है और खुद ही कलेक्ट करता है, मगर डिस्ट्रीब्यूट करता है किस किस के दरमियान, अपने और स्टेट्स के दरमियान। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टैक्स एक्सपेंडिचर। इनमें से बेस्ट टैक्स एक्सपेंडिचर कौन सा डिस्क्राइब, टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है आपको इसी आंसर में मिल जाएगा। It is the expenditure incurred by the government during the collection of the tax. It is the revenue foregone by the government on account of difficulty in collection. It is the revenue foregone by the government on account of difficulty in collection. ये दोनों एक ही हैं। It is the expenditure made by the government from the income accrued during taxes. अब इसका देखिए, जब तक ना आपको ये पता हो कि टैक्स एक्सपेंडिचर है क्या भला, तब तक जो है आपको ये समझ में नहीं आने वाला है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पहले हम आंसर देखते हैं, फिर इसका जो है आराम से पता करते हैं कि टैक्स एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखिए आंसर है इसका, इट इज़ द रेवेन्यू फॉरगॉन बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टी इन कलेक्शन। ठीक है, याद रखना ये होता है टैक्स। अब ये टैक्स एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है, देखिए the tax policy in India gives rise to a number of tax preferences and they are indirect subsidy to preferred taxpayers. Such implicit subsidy payments are also referred as tax expenditure. आपको अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो बता रहा हूँ। देखिए अगर कहीं पे इंडिया गवर्नमेंट कहीं पे भी, या हमारी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किसी सेक्टर को, किसी एक पर्सन को किसी वजह, किसी प्रेफरेंशियल क्योंकि प्रेफरेंस देती है, उसको उससे हमें 30% टैक्स कलेक्ट करना था। अब हम 30% नहीं कर रहे हैं, अब हम उससे जो है 20% ही कर रहे हैं कलेक्ट।
इसको ये हम उसको कह रहे हैं कि भाई आपको 10% हमने आपको सब्सिडी दे दी, अब आप सिर्फ हमें 20% दे दो। तो इसको हम करेंगे टैक्स, इसको कहेंगे टैक्स एक्सपेंडिचर। लेकिन इसमें तो एक्सपेंडिचर कुछ हुआ ही नहीं, तो एक्सपेंडिचर किस क्यों हुआ, इसको एक्सपेंडिचर फिर क्यों कहते हैं? देखिए हमने सब्सिडी दे दी उसको 10%, लेकिन अब इसको हम एक्सपेंडिचर क्यों कह रहे हैं? द लॉजिक फॉर सच ए नेम इज बिकॉज of the argument that these implicit payments should appear in the expenditure items in the budget। क्योंकि ये वाले आइटम, ये 10% जो हमने उसको एज क्या सब्सिडी दे दी है, ये एक्सपेंडिचर आइटम्स जो होते हैं किस में, बजट में, वहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर होता है। तो ये 10% हम किस में मेंशन करते हैं? एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में। तो अगर ये वहाँ पे एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में हुआ तो ये टैक्स एक्सपेंडिचर हुआ ना, इसलिए जो है इसे टैक्स एक्सपेंड, हालांकि इसे इसमें जो गवर्नमेंट अपने जेब से या गवर्नमेंट अपने जो है रेवेन्यू से कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, सिर्फ जो है उसको सब्सिडी दे रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स? वैल्यू एडेड टैक्स का कौन कौन सा फीचर नहीं है इसमें से? हालांकि वैल्यू एडेड टैक्स अब दफ़ा हो चुका है, फिर भी हम पता करते हैं। इट इज़ ए मेथड यूज्ड टू लेवी टैक्स ऑन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। It is the tax levied on value addition at each stage from the production to the sale of final consumer. It is ultimately borne by the consumer. It is levied by the state government on behalf of the central government। यहाँ पे हमें देखना है कौन सा फीचर नहीं है, बाकी तीन तो होंगे, तो इसे हमें वैल्यू एडेड टैक्स समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो पता करते हैं। इसका आंसर है, इसमें जो मतलब गलत है वो है ये कि इट इज़ लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, इसमें इसको स्टेट गवर्नमेंट, इसके सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेवी करती है। तो तीन इसमें से सही है, ये यहाँ पे हमें तीन सही मिल गए, दैट मीन्स हमें सारा वैल्यू एडेड टैक्स समझ आ गया। ये है इज अ मेथड यूज्ड टू लेवी टैक्स ऑन गुड्स एज वेल एज, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है। तो इट इज़ द टैक्स लेवीड ऑन द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनल स्टेज। जहाँ जहाँ कहीं भी किसी चीज़ का वैल्यू एडिशन होती है तो वहाँ पे जो है इसका टैक्स लगता है। वैल्यू एडिशन क्या होता है? वैल्यू एडिशन क्या होता है, जैसे मैंने रॉ मटेरियल कहीं से लाया और मैंने उसको सिर्फ जो है कलर किया, अपने अपने यहाँ पे मैंने कोई धागा लाया, उसको अपने यहाँ पे कलर किया और बेच दिया, मैंने उसका वैल्यू ऐड किया, तो वहाँ पे यहाँ पे उसको जो है और टैक्स लगेगा। कहीं किसी ने उसको वहाँ पे स्वेटर बना दी तो वो उसका अलग से टैक्स लगेगा, किसी ने उसको बेच दिया वो अलग से टैक्स लगाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी केप्ट आउटसाइड? सॉरी, यहाँ पे विल बी केप्ट आउटसाइड लिखा है, तो ये जो है ये पहले का ये होना चाहिए, इज़ केप्ट आउटसाइड द जीएसटी। तो पता करते हैं। देखिए अगर आपने जीएसटी पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना ज़रूर। जीएसटी से अभी कौन कौन से आइटम्स जो हैं बाहर हैं, है ना? जीएसटी में कौन कौन से आते हैं या नहीं आते हैं, देखिए वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये इसका आंसर देखते हैं। तो अभी जो है ए एंड सी, यहाँ पे इसके दो आंसर हैं। एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो आउटसाइड जीएसटी हैं, जैसे आप पेट्रोल लेते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता है, याद रखना। और अल्कोहल जो है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। उस पर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अभी जो है जीएसटी काउंसिल ने वो अप्रूव नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन गवर्नमेंट को मेजॉरिटी रेवेन्यू दे रहा है। अब इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो मतलब रेवेन्यू कहाँ से आएंगे? तो इसीलिए जो है अब और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी एग्जेम्पशंस हैं जीएसटी में। देखिए कस्टम ड्यूटी जो है ना, ये जो है custom duty will be still collected along with the levy of IGST on the imported। अगर जो कस्टम ड्यूटी है ना, कस्टम ड्यूटी किन चीज़ों पे लगती है? इम्पोर्टेड गुड्स पे, इम्पोर्टेड सर्विसेज पे लगती है। तो जो कस्टम ड्यूटी है वो भी इसके अंडर नहीं आता है, जीएसटी के अंडर। और पेट्रोलियम है, टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी एग्जेम्प्टेड हैं। एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्वर है। तो स्टैंप ड्यूटी जो मैंने अभी कहा था, लिक्वर पे स्टैंप ड्यूटी या इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस, वो भी जीएसटी के अंडर नहीं आते हैं। बाकी सारे टैक्सेस जो भी अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो जीएसटी के अंडर आते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं इसके अंडर नहीं आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सब्ज्यूम्ड बाय जीएसटी? अब फिर से वही क्वेश्चन, कौन कौन सा टैक्स जो है जीएसटी के अंडर नहीं आया है? परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स,
ऑक्ट्रॉय टैक्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स। कौन कौन सा इसके अंडर नहीं है? तो एक है व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स, जीएसटी के अंडर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो टैक्सेस, अब इसके साथ में ये भी देखते हैं कि टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंडर आते हैं। एट द सेंट्रल लेवल द फॉलोइंग टैक्सेस आर सब्ज्यूम्ड। कौन कौन सा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी नोन एज द काउंटरवेलिंग ड्यूटी, या स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टम ड्यूटी अभी भी लगता है, ये कुछ एडिशनल थे। लेकिन और स्टेट लेवल पे कौन कौन से सब्ज्यूम हुए हैं? स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, सब मतलब ऑलमोस्ट सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके अंडर आ रहे हैं। तो अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि इस वीडियो में कहीं पे भी कोई सुझाव आपका हो, कोई सजेशन हो, वो आप ज़रूर बता देना मुझे कमेंट्स में। वो तो मैं वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई विल बी हैप्पी फॉर योर रिस्पॉन्स। तो क्योंकि वो वही एक चीज़ है जिससे हम अपना जो है वीडियो की क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आई विल बी हाईली थैंकफुल। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीएसटी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी is with the respective state governments while the center has a role in providing legal framework for। ये जीएसटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कि सही है कि गलत है। GST will follow the methodology of value added tax as it is applicable in the indirect taxation system followed at present. Select the correct answer. One only, two only, one and two, neither one nor two। तो आंसर है ओनली टू, ओनली टू। तो पहला वाला जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमने पहले बताया कि द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जीएसटी इज़ विद द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स में थोड़ी है, वो तो जीएसटी काउंसिल की है। वो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी जो है वो कौन करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता है, वो जीएसटी काउंसिल करता है। इसलिए जो है ये वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। दूसरा वाला है कि जीएसटी विल फॉलो द मेथोडोलॉजी ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का क्या मतलब था? वो सप्लाई चेन में जहाँ जहाँ भी जाता था कोई प्रोडक्ट, वहाँ पे टैक्स लगता था। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम जो नया आया, वो जो अगर आगे पिछला टैक्स लगा हुआ था वो आगे नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल आपने जो मैंने पहले ही बताया वो यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, इस पॉइंट पे जाके आपको ज़रूर करनी होगी, क्योंकि हाँ वो आपकी जो है वो आपकी इंटरेस्ट दिखाएगा कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा, अगर आपने एक भी चीज़ यहाँ से सीख कर गए हो, तो ज़रूर जो है एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना। उसमें से आपका जो है कोई कुछ नहीं जा रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स ए मैन्युफैक्चरर इन गुड्स कैन क्लेम क्रेडिट अंडर जीएसटी सिस्टम। जो जीएसटी सिस्टम के अंडर किन किन चीज़ों पे जो इंसान कोई जो है कोई जो है क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिट क्लेम कर सकता है। क्रेडिट क्या होता है, अभी हमने इसके बारे में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो किन किन चीज़ों पे क्लेम कर सकता है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजप्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, परचेज ऑफ सर्विसेज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर यूज इन प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, मतलब आप अगर किसी को ABCD पता हो ना इकोनॉमी की, वो भी इसका आंसर बताएगा। क्योंकि जो परचेज ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ है उस पर कहाँ क्रेडिट मिलेगा, उस पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिल सकता ना। फिर तो मतलब बवाल मच जाएगा, सारे स्टेट में सब बोलेंगे यार मैंने अब साबुन ले लिया, अब मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका दे दो। ये सिर्फ उनके लिए है जो रीपरचेजिंग के लिए चीज़ लेते हैं, इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो आंसर आपको फिर पता चल ही गया होगा। इसमें जो है 1, 2 और 3 जो है सही है, चौथा वाला गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस: कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, वैलेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स? बिल्कुल मतलब 5वीं लेवल का क्वेश्चन है, 5वीं क्लास का क्वेश्चन। तो
कौन कौन सा इसमें डायरेक्ट टैक्स है, कौन कौन सा है, अंदाज़ा लगाइए। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा है, कॉरपोरेशन, कस्टमर्स, वेल्थ और एक्साइज। तो डेफिनेटली जो इनकम टैक्स किस किस में आता है, कॉरपोरेशन टैक्स और वेल्थ टैक्स दोनों। ये दोनों जो हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल रहे हैं, तो यहाँ पे है कॉरपोरेशन और वेल्थ टैक्स जो है डायरेक्ट है, और कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट है। तो कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी, इसका आंसर है 24। अगर आप और इससे बेहतर और इससे ज़्यादा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बी इट JKSSB, JKPSC, तो अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं इससे भी बढ़िया कंटेंट में, तो या और मटेरियल के साथ, तो आप जो है ई उस्ताद ऐप जो है ज़रूर डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे बेस्ट आपको जो है कंटेंट मिलेगा और बेस्ट मॉक टेस्ट्स मिलेंगे, जो आपको डेफिनेटली रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए उनमें से जो है हमने जो क्वेश्चन फ्रेम किए थे उनमें से वो आए हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए आपके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन्स अराइज। देखिए कैपिटल गेन्स क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन में आपको ज़रूर बता के जाऊंगा कि कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है। कैपिटल मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी, गेन क्या होता है उस पे जो गेन हुआ, तो उस गेन पे जो टैक्स आपको लगता है। आपने एक मकान लिया, उस मकान को आप इस साल लिया आपने, आप अगले साल बेच रहे हो, आपने 10 लाख का लिया और अब आप 12 लाख का बेच रहे हो, आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना गेन हुआ। ये जो मकान था ये कैपिटल था, उस कैपिटल पे आपने कितना गेन किया, 2 लाख। उस 2 लाख पे अब आपको टैक्स देना होगा, जितना भी वो हो। तो इसको कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। तो अब इसके बारे में हमें बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस मे द कैपिटल गेन्स टैक्स अराइज। तो किन किन, प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फ्लैट्स केप्ट एज द स्टॉक बाय ए प्रॉपर्टी डीलर, profits arising from the sale of flat to a salaried employee, profits arising from the sale of business premises to a business person. Select the correct answer using the codes given below. 1 only, 2 and 3 only, 2 only और 1, 2 and 3। क्या आंसर हो सकता है इसका, अंदाज़ा लगा के बोलिए। इसका आंसर है 2 and 3 ओनली। 2 और 3 क्या है इसमें, देखिए हमें करेक्ट चूज़ करना था इसके बारे में। तो करेक्ट है प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फ्लैट टू सैलरीड, बी सैलरीड हो या ना हो, सेल ऑफ फ्लैट हो गई तो उस पे जो है कैपिटल गेन लग गया। अब जो है, अब प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फ्लैट्स, 1 वाला मैं पढ़ रहा हूँ। प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फ्लैट केप्ट बाय स्टॉक, जब उसने वो स्टॉक रखा था तो उस पर थोड़ी ना टैक्स लगेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ ए बिजनेस परमिसेस, तो एक बिजनेस पर्सन, बिजनेस होया, ये सिर्फ यहाँ पे जो है कंफ्यूज करने के लिए है। जब उसकी सेल हुई है किसी इंडिविजुअल के को, तो उस पे जो है टैक्स ज़रूर लगेगा, बी इट बिजनेस और ए सैलरीड एम्प्लॉय। अब आपको फिर से बताता हूँ ये कैपिटल गेन्स टैक्स क्या भला होती है। एनी प्रॉफिट और गेन दैट अराइजेज फ्रॉम द सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट हर उस चीज़ को कहते हैं जो बी इट आपका मकान, कोई बिल्डिंग, कोई दुकान, कोई ज़मीन, इससे ये कैपिटल एसेट है। तो उस पे उसकी सेल पे जो टैक्स लगता है, फिर से पढ़ेंगे, एनी प्रॉफिट दैट और गेन दैट अराइजेज फ्रॉम द सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट इज द कैपिटल गेन। द गेन और द प्रॉफिट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकम, hence the capital gain tax will be required to be paid for the amount in the year in which the transfer of the capital asset takes place. This is called capital gains tax. एज कैन बी बोथ, ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है, आपने कितनी टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड कर ली। शॉर्ट टाइम मीन्स लेस देन ए ईयर, लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन ए ईयर। तो इन दोनों को जो है इन दोनों के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टैक्सेशन।
द टैक्स स्ट्रक्चर कैन बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू पे टैक्स, ठीक है ना। The tax levied on people in proportion to benefit they receive from the government programs. A progressive taxation system has larger impacts on income of poor people than on income of, देखिए अगर आपका दिमाग बिल्कुल इस वीडियो पे है तो आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन समझ आ गई होगी। और अगर आप इधर उधर ढूंढ रहे हो कुछ और, अगर आप वीडियो देख रहे हो लेकिन आपका दिमाग किसी और चीज़ की तरफ है, तो एग्ज़ाम को आपको देना है लेकिन दिमाग आपका अभी भी वो क्या बोलते हैं उस गेम, आप किसी गेम में हो, क्रिकेट में हो, आप अभी भी उसमें हो, तो आपके लिए एग्ज़ाम नहीं है। तो आप पहले वो सोचो, सब चीज़ें दिमाग में छोड़ दो, फिर आप इस पर फोकस करो। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन किस चीज़ का नाम है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5-6 में मैंने बता दिया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या चीज़ होती है। यहाँ पे अगर आपको खुद आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, अगर आपने इन सब क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली खुद ही आएगा। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको आंसर दिखाऊँगा। इसका आंसर है A1 ओनली। अब वो 1 क्यों है आप देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए टैक्सेशन बिल्कुल सिंपल है, ये टैक्सेशन के बारे में कुछ पूछ रहा है तो हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पहले द टैक्स सिस्टम इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू पे टैक्सेस, ये तो ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। लेकिन दूसरा है द द टैक्स इज लेविड ऑन द पीपल इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे। कहाँ पे ऐसा होता है, यानी आपने कितना बेनिफिट लिया उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा? नहीं, ऐसा कभी कहीं नहीं होता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम हैज लार्ज इम्पैक्ट ऑन द इनकम ऑफ पुअर, ये भी गलत है, ये इसका लार्ज इम्पैक्ट ऑन रिच होता है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि ये बिल्कुल ईजी है, आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है एन इंक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ ए कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या इंडिकेट करता है? ज़्यादा टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या इंडिकेट करता है और कम टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या इंडिकेट करता है? इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ, ये हमें यहाँ पे बताना है कि इंक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या इंडिकेट करता है। क्या ये ऐसा इंडिकेट करता है कि इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, या राइज इन इनकम लेवल ऑफ द पीपल? क्या यानी अगर इंक्रीज होता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो में तो इससे क्या पता चलता है? इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी या राइज ऑफ इनकम लेवल ऑफ पीपल? क्या पता चलता है? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 या नीदर 1 और 2? आंसर क्या होगा इसका? आंसर है इसका सी, दैट मीन्स बोथ 1 and 2। तो इसमें क्या पता चलता है? जब टैक्स टू जीडीपी रेशियो, अगर आपको टैक्स टू जीडीपी रेशियो अभी तक पता नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ये बताने वाला हूँ कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। पहले आप आंसर देख लो, पहले इस पे बात करते हैं। तो यहाँ बताता है कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज हुआ है तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ इंक्रीज हुआ है प्रोपोर्शन ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी टू द फॉर्मल सेक्टर इन द इकोनॉमी। और हमें ये भी पता चला है कि यहाँ पे जो राइज हुआ है इनकम लेवल ऑफ पीपल में, ठीक है ना। तो अब ये क्या है टैक्स टू जीडीपी रेशियो? टैक्स टू जीडीपी रेशियो shows the tax revenue for a country measured in terms of GDP. For example, if India's tax GDP ratio 16% means that the government gets 16% of its GDP as tax contribution from the public and entities. Here, tax GDP ratio shows the richness of the government's exchequer. जितना ज़्यादा होगा तो richness होगी ना। The government's ability to spend on the socio-economic development programs, military salary, pension heads वगैरह, it depends on the tax GDP ratio। यानी ये कितना स्पेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करता है? टैक्स जीडीपी रेशियो पे। टैक्स जीडीपी रेशियो इन इंडिया प्रेजेंटली जो मैं आपको बता रहा हूँ 2021 में ये है 10.2%। तो आई डोंट थिंक ये आने वाले सालों में चेंज होगा। तो अभी ये ऐसा ही रहने वाला है। तो अब कैसे कितना होना चाहिए? 15 से 20 के दरमियान होना चाहिए, लेकिन अभी जो है कम है। विच with reference to
मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर आपको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के बारे में या भूल गए हो या आपको पता नहीं है कि इन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है, तो आपको बताता हूँ कि मिनिमम अल्टरनेट यानी टैक्स जो हर एंटिटी को जिसने भी थोड़ा सा मुनाफा बनाया है, उसको जो टैक्स जो कोई भी कॉरपोरेट में हो, कोई कॉरपोरेट हो, उसने अगर टैक्स उसमें उसको किसी भी तरह की छूट जो है टैक्स नहीं मिलेगी, किसी भी तरह की, इतना तो देना ही देना होगा। इसे कहते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से समझाऊंगा। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, with reference to the minimum alternate tax, consider the following statements. It is the direct tax that facilitates taxation of zero tax companies. Yeah, it is levied on high net worth individuals whose asset exceeds a certain limit. It is levied on portfolio investors to discourage withdrawal of investment from India. तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है? Which of the following statements above given is correct? तो 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, या 1, 2 and 3? कौन सा इसमें से मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के बारे में सही है? तो इसकी यहाँ पे जो करेक्ट है वो सिर्फ ए है। ए मतलब ओनली 1। तो 1 क्या है? इट इज़ द डायरेक्ट टैक्स। इट इज़, देखिए पहले मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। दैट फैसिलिटेट्स द टैक्सेशन ऑफ जीरो टैक्स कंपनीज। जीरो टैक्स कंपनीज कौन कौन सी? कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पे आपको जीरो टैक्स लगाना था, लेकिन अब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है तो यहाँ पे आपको ज़रूरी ये वाला टैक्स लगाना होगा। तो MAT मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इज द मेजर टू इंक्लूड ऑल कंपनीज इन द इनकम टैक्स लूप, यानी कि कोई भी इनकम टैक्स से बच नहीं सकता। द MAT इंश्योर्स दैट नो कंपनी विद हेल्दी फाइनेंस एंड सब्सटेंशियल इनकम कैन अवॉइड पेइंग इनकम टैक्स इवन आफ्टर क्लेमिंग। जब इवन क्लेमिंग तो आप कुछ भी एग्जाम्पशन करोगे, लेकिन जो है इतना इतना ये वाला टैक्स तो देना ही देना होगा। अगर आपने अभी तक जो है ई उस्ताद ऐप डाउनलोड नहीं की है, अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो MCQs, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए जो इसका ऐप का एक लिंक मैं रख रहा हूँ, तो वो उस पर आप क्लिक करके ऐप डाउनलोड कीजिए। तो उस पर जो है आप और भी बहुत सारे MCQs होंगे, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन होगी, जिससे आपको ये वाला पोर्शन आगे और पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये पहला वीडियो है इसमें से, टैक्सेशन ऑफ इंडिया। इसके और भी वीडियोस आने वाले हैं, वो भी आप ज़रूर देख लेना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना। लाइक नहीं किया है, लाइक नहीं किया। कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो आपका, तो आप प्लीज़ मुझे जो है बता देना। अब फर्दर रीडिंग आपको और क्या क्या आपको पढ़ना होगा। GST एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम्स एंड कस्टम्स टैक्सेस, वो भी आप पढ़ लेना। अगर आपने जो है, अगर आपके सिलेबस में कहीं पे भी इंडियन इकोनॉमी का लिखा हुआ है, तो ये दैट मीन्स कि देखिए अब आप इंडियन इकोनॉमी में आप सिर्फ वही पढ़ोगे, पॉलिसी तो पढ़ोगे नहीं। इकोनॉमी तो टैक्स से शुरू होती है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी टैक्स से शुरू होती है, तो टैक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू। तो फिर से कहूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया है कीजिए, लाइक नहीं किया है कीजिए। आपका सुझाव प्लीज़ अपने कमेंट्स में बताइए। बाकी थैंक यू।